पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन। इसमें और भी होते हैं, आइसोडाइफर भी होते हैं, आइसोसेस्टर भी होते हैं, लेकिन पहले हम लोग ये तीन को पढ़ लेते हैं, बाकी चीज को हम लोग बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। ये तीन आपका एक तरह से इम्पोर्टेंट है, और खासकर इसमें जो पहला जो है वो इम्पोर्टेंट है, उस पर अभी भी रिसर्च हर समय चलते रहता है। तो देखिए इसमें आइसोटॉप्स, जहां आइसोटॉप्स का जिक्र आता है, आइसो मतलब होता है सेम और टॉप्स मतलब पोजीशन। यानी हम लोग पीरियोडिक टेबल देखे हैं सभी को, सबको एक अपना अपना स्पेसिफिक पोजीशन अलॉट किया गया है। जैसे हाइड्रोजन को फर्स्ट प्लेस पे रखा गया है, हीलियम को, इसी तरह से बेरिलियम, सोडियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सबको एक अलग एक खास पोजीशन उसको दिया गया है पीरियोडिक टेबल में। तो आइसोटॉप्स जो हम बोलते हैं वो सेम प्रोटॉन होगा उसमें। जब सेम प्रोटॉन होगा तो सेम एलिमेंट भी होगा। तो आइसोटॉप्स जो हम जब जिक्र करते हैं तो आइसोटॉप्स का मतलब आप समझिए कि सेम एलिमेंट। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के ही आइसोटॉप्स होंगे, तो एटम वहां पे डिफर नहीं करता, सेम ही एटम रहता है। जैसे ऊपर दिखा हुआ हाइड्रोजन के तीन आपको आइसोटॉप्स लिखे हुए हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ठीक है, ऊपर जो दिख रहा होगा फर्स्ट एग्जांपल करके लिखा 1H 2H एंड 3H। तो 1H लिखा हुआ है क्योंकि उसमें 1 वो है एटॉमिक मास उसका। ड्यूटेरियम का लिखा हुआ है 2H यानी उसका एटॉमिक मास 2 है, और ट्राइटेरियम का लिखा हुआ है 3H यानी उसका एटॉमिक मास क्या है, 3 है। तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होता है, यानी एटॉमिक नंबर जो Z था वो चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है, चेंज उसका होता है एटॉमिक मास। ठीक है, अभी हम इसको वो प्रैक्टिकली भी थोड़ा देख लेंगे कि कैसे क्या क्या है क्या नहीं है। इसमें हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम डिफरेंट काइंड्स के लिए हुए हैं। एक पहला H1 क्या है, ये एटॉमिक नंबर, ये जो है किसका वैल्यू है, Z का। Z से हम लोग क्या चीज को डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को। ये क्या वैल्यू है, ये है A यानी एटॉमिक मास। तो पहला आपको दिख रहा है कि तीनों में देखिए ये जो Z का वैल्यू है तीनों में सेम है, यहां भी Z होगा 1 यानी, और इसी के बेसिस पे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही हम पीरियोडिक टेबल में इसको आइडेंटिफाई करते हैं। यानी इसको क्या बोलेंगे, सेम पोजीशन इसको मिलेगा कहाँ, पीरियोडिक टेबल। पोजीशन कहाँ मिलेगा इसको, पीरियोडिक टेबल में। यानी इसीलिए इसको बोलते हैं आइसो यानी सेम, टॉप मतलब पोजीशन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें क्या होगा, तीनों में सेम होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के जगह हम लोग अब क्या डाल दें, 1 1 और ये 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका 1 1 1 हो गया। चूंकि ये न्यूट्रल एटम है, तीनों के तीनों न्यूट्रल एटम है, तो तीनों के तीनों जब न्यूट्रल एटम है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या भी कितना हो जाएगा, नंबर 1 1 एंड 1। अब रहा बात नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं, बताइए इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। हाँ, A माइनस Z, A माइनस क्या हो गया, Z। तो यहाँ A कितना है, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ 0 हो गया, यहाँ आपका 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डिफर क्या कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू है 0,
यहाँ पे वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे वैल्यू क्या है 2, 0 1 2, सब चीज बाकी सेम है, ये सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम, डिफर क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी आइसोटॉप्स कौन से होंगे, आइसोटॉप्स होंगे जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो और क्या अलग हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है यानी एटॉमिक मास जो है उसका अलग होगा, डिफर करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोटॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा एटॉमिक नंबर जो है ये जेड कब सेम होता है, एटॉमिक नंबर जेड उसी समय सेम होता है कि जब ये सेम एलिमेंट, जब ये सेम एलिमेंट होगा तो ही वो आइसोटॉप्स हो सकता है। यानी अगर बोला जाए बाकियों में, बाकी का कंसेप्ट अलग है, बाकी तीनों जो है आइसो बार्स और आइसोटोन्स में अलग अलग एलिमेंट हो सकते हैं, हाइड्रोजन का हो सकता है, हीलियम का हो सकता है, कार्बन का हो सकता है, नाइट्रोजन का आपस में हो सकता है, या फिर कार्बन नाइट्रोजन का कोई ऐसा आइसोटॉप्स आइसोटोन्स भी हो सकता है, लेकिन वहां पे सेम एलिमेंट नहीं होगा, यहाँ पे सेम एलिमेंट होगा आइसोटॉप्स में, ये चीज ध्यान रखिए, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ये जो है इंपॉर्टेंट है आइसोटॉप्स को लेके। यानी आइसोटॉप्स क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन सेम एलिमेंट होगा, सेकेंड कंडीशन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, थर्ड कंडीशन उसका एटॉमिक मास डिफर करे। आइसोटॉप्स हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम बट डिफरेंट एटॉमिक मास, आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ पे ये गौर कीजिए एन एलिमेंट लिखा हुआ है, एक ही एलिमेंट का, एक ही तत्व का, आर द एटम ऑफ द एलिमेंट्स विथ सेम एटॉमिक नंबर। यानी क्या होगा, जेड का मान एटॉमिक नंबर किससे डिसाइड होता है, एंड एटॉमिक मास कितना है 14। दूसरा जो हम ले रहे हैं नाइट्रोजन का एन 7 और ये 14। अब यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहले हम लोग प्रोटॉन का वो कर लेते हैं। प्रोटॉन किसके हैं, कितने हैं इसमें 6, इसमें कितने हैं 7, जितना ये एटॉमिक मास, जितना ये वैल्यू उतना ही प्रोटॉन, तो ये यहां पे आ गया 6। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके 6 हो गए। अब देखिए जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे 0 चार्ज है, तो उतने ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, यानी 6 and 7। बात रहा प्रोटॉन अब न्यूट्रॉन का, तो 14 - 6 कितने हो गए 8। क्या हो गया यहाँ पे न्यूट्रॉन, 14 - 7 7। तो देखिए नंबर जो है अब इसमें दोनों का वो डिफर कर रहा है, कौन सा नंबर, नंबर ऑफ, सारा नंबर आपको अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों का जो कैलकुलेशन है, तीनों का जो नंबर है वो अलग अलग है, लेकिन जब हम इसको और इसको न्यूक्लियंस की कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आ रहा है 14, और यहां जब न्यूक्लियंस का वो लेंगे तो ये भी आएगा आपको 14, और ये दोनों सेम है। तो ये क्या कहलाएगा मास नंबर। मास नंबर जब सेम होगा तो क्या होगा आपको वहां पे
मास n केवल लिख रहे हैं, डॉट दे देते हैं। तो जहां पे मास अगर सेम हो गया तो वो क्या हो जाएगा, आइसो बार। ये क्या हो जाएगा, आइसो बार। इस चीज का आप स्नैप ले लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगा। दोबारा जब अगर रिवाइज करते हैं तो उसको समझने में आसानी होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग आइसो बार। क्या हुआ यहाँ पे देखिए आपका जो मास नंबर है वो 14 और यहाँ भी 14, यानी मास नंबर दोनों का क्या है, सेम। ये एटॉमिक नंबर डिफरेंट। तो जब मास नंबर सेम हो जाए तो वहां पे वो कहलाएगा आइसोबार। ठीक है, तो यहाँ पे जो एटम है, यहाँ पे सी कार्बन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो आइसोबार्स में एटम सेम नहीं होंगे। आइसोबार्स में 2 डिफरेंट एटम भी आपको आइसोबार हो सकते हैं। लेकिन आइसोटॉप्स में क्या डिफरेंस है, आइसोटॉप्स में सेम एटम इसका स्नैप ले लीजिएगा, ये समझने में आपको आसानी होगी बाद में। चलिए उसके बाद हमारा आया क्या, आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स में क्या होता है, फर्स्ट में आपके देखा आइसोटॉप्स में देखा नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, सेकंड में देखा आपने आइसोबार्स में एटॉमिक मास सेम है, और थर्ड में जो देखा आइसोटॉन्स में वो क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम। यहां क्या होगा, न्यूट्रॉन सेम होगा, बाकी डिफरेंट हो सकता है। जैसे हम क्या करते हैं, कार्बन का ही एक इलेक्ट्रॉन आइसोटॉप्स लेते हैं, कार्बन C13, जिसका एटॉमिक मास कितना है 13 और एटॉमिक नंबर आप जानते हैं कार्बन का 6। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा। चलिए इसको अभी वो चेक कर लेंगे, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, C13 हमको लेना है। C13 कार्बन का एक आइसोटॉप है, इसको करके हमको क्या करना है 13 हो गया ये। अब यहाँ पे बाकी सारा चीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर से। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वही रहेंगे, बस चेंज क्या होगा, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को मिटा देते हैं। न्यूट्रॉन को हमने क्या किया, वो कर दिया। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि अब हमको न्यूट्रॉन निकालना है दोनों के लिए। प्रोटॉन कितने हो गए 6, ठीक है, इसके प्रोटॉन 7, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन 6, जितने यहाँ पे प्रोटॉन है उतने यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन 7, ठीक। अब देखिए इसका मास नंबर है 13 और इसका 14, तो 13 माइनस 6, 13 माइनस 6 कितना हो गया 7, और यहाँ 14 माइनस 7, यहां आपका हो गया कितना 7। अब ये जो देख रहे हैं वैल्यू 7 इज इक्वल टू 7, यानी दोनों एटम में क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम है। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब सेम होगा तो क्या हो जाएगा, ये आइसोटोन्स। आइसोटोन्स
तो अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि इसको ये होता कहाँ, ये आपको नेचर में, जरूरी नहीं, जैसे आदमी को बोला जाता ना कि आदमी के पास 2 हाथ, दो पैर, 2 कान, 2 आंख, ये सारा चीज होता है। कभी कभी सुनने में आता है कि कोई हैंडीकैप जन्म ले लिया, किसी के पास 2 से ज्यादा चीज हो गए, किसी के पास ऐसा। तो ये सारा भी, ये चीज भी, ये जो भी आपको आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स, ये सभी ये नेचर में ही पाए जाते हैं, डिफरेंट रूप में आपको ये मिलेंगे। तो जो भी स्टडी हमारा केमिस्ट्री का होता है वो प्रकृति में पाए जाने वाला, और उस पाए जाने वाले से हम जो प्रॉपर्टी जो आगे उसको एक्सटेंड करते हैं, कि किसी को केमिकली रिएक्ट करा कर देखते हैं, किसी को कुछ अलग कंपाउंड बना कर देखते हैं, तो वहां से हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं। लेकिन मैक्सिमम चीज आपको नेचर में पाया जाता है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉन्स हो गया, आइसोटोन्स हो गया, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स, 3 चीज हो गया। चौथा चीज जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स वो भी देख लेते हैं क्या है। तो उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। तीनों चीज समझ में आ गया ना आप लोग को, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। बोलिए। यस सर, यस सर। इसमें किसी को कोई दिक्कत? दोबारा इसको नहीं ना छूना पड़ेगा, दोबारा नहीं ना छूना पड़ेगा। नो सर। चलिए याद रखने का तरीका बता देते हैं। याद रखने का तरीका यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए जो रेड किया हुआ है पीछे से लास्ट से जो आप स्पेलिंग लिखते हैं आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स, और जो स्पेलिंग गलत लिख लेगा उसका वही नहीं बोला जा सकता। स्पेलिंग अगर गलत लिख लोगे तो पता चले कि जब स्पेलिंग गलत हो गया तो वो कॉन्फ़िगरेशन भी हमारा जो याद करने का तरीका है वो भी गलत हो गया। तो यहाँ पे पीछे से थर्ड अल्फाबेट देखिए, थर्ड अल्फाबेट में यहाँ क्या है, पी। पी यानी प्रोटॉन सेम होगा, जो जो अल्फाबेट है उससे जो शुरू होने वाला जिसका लेटर है वो सेम होगा। पी से प्रोटॉन सेम होगा, ए से एटॉमिक मास सेम होगा, एन से न्यूट्रॉन सेम होगा। ये तीनों में ये रूल फॉलो होता है, प्रोटॉन, एटॉमिक मास एंड न्यूट्रॉन सेम हो। नेक्स्ट आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या होता है कि कोई भी एटम जो है ऊपर जो तीनों चीज पढ़े आप, प्रोटॉन वो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ था, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास ये कहां से जुड़ा हुआ था, न्यूक्लियस से। अब जो नीचे जो आप पढ़ रहे हैं ये जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन से। तो ऊपर वाला तीनों जो है, कोई भी एटम अपना प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों लूज जल्दी नहीं करता जब तक कोई उस पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को छोड़ के बाकी जो नेचुरल कोई भी एटम है जो रेडियो एक्टिव नहीं है वो अपना प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास लूज नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए इन तीनों को हमने अलग से लिखा है, क्योंकि ये किसके प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं, ये न्यूक्लियस और उसके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जो न्यूक्लियॉन है यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उस पे बेस्ड है। उसके बाद जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। तो क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को दिया भी जाता है और इलेक्ट्रॉन को रिसीव भी किया जाता है, लिया भी जाता है। इसलिए अपना इनर्ट गैस स्टेट को प्राप्त करने के लिए। जैसे सोडियम है, सोडियम क्या होगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो वो 10 का कॉन्फ़िगरेशन पालेगा, 10 का कॉन्फ़िगरेशन पालेगा, यानी उसके एक ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट में कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अभी हम इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे सीखेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि जब लास्ट ऑर्बिट में जब 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो एलिमेंट जो होता है वो स्टेबल हो जाता है, वो फर्दर किसी से रिएक्ट करना नहीं चाहता। ठीक, जैसे होता है कि पूरा अगर हमारा पेट भर चुका है तो हम खाना नहीं खाते, वही कंडीशन है कि उसके पास जब पूरा इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई हो जाएगा
तो वो क्या करेगा, फर्दर उसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, देखिए आपको दिख रहा O2 माइनस, F माइनस, Na नियोन, सोडियम Na प्लस। तो ये सब में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सब में इनके जो ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है, इस कंडीशन में जब ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है, नियोन अपने ओरिजिनल स्टेट में है, और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। यानी ये क्या है, नहीं, ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन एक और 2 गेन किए। तो इनमें क्या कितना इलेक्ट्रॉन है, 10। यानी सब में जिसमें बराबर इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकते हैं, ये हम लोग वो नहीं पढ़ सकते। जब किसी कंडीशन में दिया रहेगा तभी हम लोग बता सकते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। अब देखिए, अब तक जो था रदरफोर्ड का मॉडल जो था वो वेल डिफाइंड था और वो वेल स्टेबलाइज्ड था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था कि न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी भी हम लोग चेक नहीं करते थे। थोड़ा बहुत क्वेश्चन वो लेके था कि आउटर जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अब कैसे अरेंज हैं, ये पता नहीं था। तो इस चीज को छोड़ के बाकी उन्होंने जो बताया था कि न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियस होता है जिसमें जिसका वही मास पार्टिकल है, बाकी जो चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसमें लगभग बहुत ज्यादातर स्पेस खाली होता है, कोई इलेक्ट्रॉन वहां पे मास नहीं है उतना। तो उसके बाद दो थ्योरी आया जो कि प्रूफ करता है, जो कि ये बताता है कि रदरफोर्ड मॉडल में क्या क्या खामियां हैं। पहला थ्योरी आया जो है ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी ये जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी हम लोग आगे देखेंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि किस स्पीड से ट्रेवल करता है, लाइट के स्पीड से। यहां थोड़ा देखिएगा जो नोट्स में आपके 3 × 10⁸ है ये। आप अगर उसको लिखेंगे तो उसको कर लेंगे, यहाँ पे 3108 लिखा हुआ है ना, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसके, लाइट के स्पीड से आपको ट्रेवल करता है, और इसको ट्रेवल करने के लिए कोई भी क्या नहीं चाहिए, मीडियम नहीं चाहिए। जैसे सनलाइट हो गया, सनलाइट में भी बहुत सारा क्या है, अलग अलग रेज हैं। जैसे गामा रेज, शुरू से अगर हम लोग इंक्रीजिंग वेवलेंथ में अगर लेके चलें तो गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, और इसके बाद आता है वेवलेंथ विजिबल लाइट का, जो लाइट हम लोग को दिखता है, समझे, विजिबल लाइट। उसका बैंड, उसका कितना वेवलेंथ होता है ये नोट कर लीजिए, 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर विजिबल लाइट का। उसके बाद इंफ्रा, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, इतने सारे जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यानी इतने सारे वेव जो हैं ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो जो जहां हम लोग अभी पढ़ रहे थे, चलिए रदरफोर्ड मॉडल को स्क्रैप करने के लिए या उस मॉडल से में क्या खामियां हैं उस चीज को आइडेंटिफाई किया गया इन दोनों थ्योरी के बेसिस पे, और उसको आगे जाके बोर्स ने उसको करेक्ट किया। पहला क्या था, ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है उसमें दोनों चीज पाया जाता है, एक पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो देखिए पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में क्या है, इसको हम लोग डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं। बहुत लोगों को ये चीज समझ में नहीं आता भी है कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर क्या हो गया। तो देखिए, जैसे वेव जो होता है वो ऑक्सीलेट होता है,
वो आपको वाइब्रेशन की तौर पे ऊपर नीचे इस तरह के से आगे की तरफ प्रोपगेट कर रहा है। इस तरीके से मान लीजिए ये आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। लेकिन जब पार्टिकल कोई जाएगा तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अगर हम पार्टिकल को किसी को फेंकते हैं, मान लीजिए आप एक पत्थर ही ऊपर से ड्रॉप करते हैं, छत के हाइट से एक पत्थर आपने ड्रॉप किया नीचे की तरफ, तो क्या वो ऐसे हिलते हुए जाएगा, लहराते हुए जाएगा, या स्ट्रेट लाइन में जाएगा? स्ट्रेट में जाएगा। स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो हाँ, चूंकि एक पार्टिकल है इसलिए वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ठीक है। आगे दूसरा चीज है कि अगर वही जो आप साउंड वेव जब पढ़े होंगे, 9th में है शायद ना, साउंड फिजिक्स में साउंड पढ़े हैं? थोड़ा पढ़े हैं सर। हाँ, तो साउंड में आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारा ऐसे 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 कहीं कहीं डेंस, कहीं ऐसे ऐसे करके दिखाया जाता है। डेंस, रेयर, वो क्या है? मीडियम। हाँ, डेंस, रेयर, यानी वो कहीं कॉन्क्रीट होता है, कहीं रेयर फ्रैक्शन होता है, यानी कहीं पे चिपकता है, कहीं पे उसको अलग अलग, यानी वो भी एक वेव के तौर पे आपको आगे की तरफ प्रोपोगेट करता है। आप कभी देखे होइएगा कि कहीं पानी अगर है पोखर वगैरह में, उसमें आप एक पत्थर अगर मारते हैं तो देखेंगे कि वो ऐसे ऐसे लहर की तरह, जो लहर है ऐसे वेव की तरह ऐसे ऐसे आगे की तरफ बढ़ते रहता है। यस। तो वेव का प्रोपोगेशन जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है। वो क्या होता है? वो एक जिगजैग पोजीशन पे आपको होता है, और जो पार्टिकल होता है वो स्ट्रेट लाइन में आपको ट्रेवल करते हुए दिखेगा। तो एक चीज और है इसमें कि अब ये दोनों नेचर फॉलो कैसे करेगा। तो कोई भी बोलते हैं कि कोई भी अगर मूविंग पार्टिकल है, उसका साइज बहुत छोटा हो और मूविंग पार्टिकल हो, तो उसका जो है वो दोनों नेचर शो करता है। वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और क्या होता है, वेव नेचर भी शो करता है। जैसे होता है ना कि एकदम बहुत छोटा सा पत्थर अगर हमने ले लिया है और उसको थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो बहुत लोगों को नॉर्मल आंखों से दिखेगा नहीं, या दिखेगा तो साइज का पता नहीं चलता है, बड़ा है या छोटा है। जब वो आके लग जाए या सामने गिर जाए तब हम लोग देखते हैं अच्छा ये तो इतना बड़ा है। तो एग्जैक्ट पोजीशन और उसका साइज पता नहीं चलता है, यानी जब भी वो होगा बहुत हाई स्पीड से अगर रोटेट करेगा, अगर हाई स्पीड से आगे बढ़ेगा तो उसमें वेव नेचर भी पाया जाता है। तो इस चीज को जो है, इस चीज के कारण ही आगे एक वो बना कि वेव नेचर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर होता है। कौन कौन सा? पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। तो वेव नेचर को एक्सप्लेन किया गया मैक्सवेल के द्वारा, लिखा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बाय मैक्सवेल। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दिया, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं ये भी। आपको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में इनका बहुत जो है डेवलपमेंट है, समझे? तो मैक्सवेल से ही भरा पड़ा है आपका जो वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, ये सब पूरा का पूरा मैक्सवेल से ही ज्यादा भरा हुआ है। दूसरा जो है आपका पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर को जो जिन साइंटिस्ट ने वो दिया था वो थे, चलिए, प्लैंक क्वांटम थ्योरी से ये प्रूफ होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नेचर भी पॉज करता है, यानी उसमें पार्टिकल कैरेक्टर भी है। यानी जब वो किसी चीज पे लगेगा, जैसे वेव नेचर में क्या होता है कि मान लीजिए हवा का झोंका आया, हवा का, जैसे कोई आप खड़े हैं हवा में, तो हवा का झोंका आया तो आपको कोई ऐसा नहीं लगता है कि पार्टिकुलर एक पॉइंट पे आपको प्रेस पड़ता है या एक पॉइंट पे प्रेशर चोट लगता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक छोटा सा जो कोई पत्थर अगर आके लगता है तो वो जहां पे हिट करेगा उस पोजीशन पे आपको पता चलेगा कि हाँ इस पोजीशन पे वो हिट किया है। और जबकि जो वेव आएगा, जो प्रेशर आता है हवा वो रेडिएशन के फॉर्म में, वो क्या होता है कि वो उस पूरे एरिया पे, जिस एरिया पे वो एक्सपोज हो रहा है उस एरिया पे वो प्रेस करेगा, प्रेशर लगाएगा। दोनों में ये
वो नेचर है। तो इसमें जो वेव थ्योरी था, वेव थ्योरी से आप लोग लाइट पढ़े होंगे, तो डिफ्रैक्शन और जो इंटरफेरेंस ये सब एक्सप्लेन हो जाता है कि लाइट बेंड क्यों कर रहा है, लाइट जो है किसी पिन होल से पास होता है तो अपने आप को ही एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करता है। तो ये सारा चीज तो उससे प्रूफ हो जा रहा था। लेकिन जो हम लोग आजकल यूज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट या ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये प्रूफ नहीं करता है, ये सेटिस्फाई नहीं कर पाता था। इसीलिए इस पे और रिसर्च किए गए तो पता चला कि ये दोनों नेचर शो करता है, एक पार्टिकल नेचर और एज वेल एज वेव नेचर। ठीक है, तो हम लोग इसका जो डिस्कशन है कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर क्या होता है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन उसमें करेंगे। तीसरा चीज है कि हम लोग ये देखें कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा ये क्या होता है। इस चीज को बस हमने नोट्स में आपको दे दिया है, आप अगर इसको नोट्स में अगर पढ़ना चाहेंगे तो इसको थोड़ा बस शॉर्ट नोट्स है पढ़ सकते हैं, नहीं तो इस चैप्टर के लिए ये जरूरी नहीं। इस चैप्टर के लिए हमारा सेकंड पोर्शन जरूरी है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक्सप्लेनेड बाय इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इन एटम। यानी जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है जो ऑर्बिट में, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि उस ऑर्बिट का अरेंजमेंट कैसे है, वो ऑर्बिट जो है किस तरीके से उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं या उसका कैसे अरेंज किया गया है। उस चीज को यहाँ बोर्स ने एक्सप्लेन किया और उसका जो बेस था वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा बेस था। तो स्पेक्ट्रा होता कैसे है, मान लीजिए अभी जैसे हम लोग उस स्क्रीन पे चलते हैं जहां पे हम लोग एक चीज थोड़ा व्यू ले ले कि कैसा हो सकता है, कैसा होता है। ये स्क्रीन सबको दिख रहा होगा। देखिए, मान लीजिए कोई गैस है या कोई एटम हमने लिया है, हाइड्रोजन एटम ही लिया है बहुत सारा, इस तरीके से है। तो यहां से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एनर्जी अगर इस पे कोई रेडिएशन अगर हम इस पे देते हैं तो ये कुछ रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और इधर को हम फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा देते हैं। तो कुछ अब यहाँ पे डार्क, कभी कभी हम लोग को अगर एनर्जी एब्जॉर्प्शन दिखाना होता है तो डार्क लगाते हैं, और नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि ब्राइट लगाते हैं। जब को हमको कुछ डार्क स्पेक्ट्रम देखना है जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, अगर इसमें कुछ क्या करेगा कि कुछ रेंज एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ क्या हो जाता है कि वो पास हो जाता है। तो जो पास हो जाएगा, जैसे लाइट भी तो सिर्फ 7 डिफरेंट कलर से कॉम्बिनेशन होके बना हुआ है, तो जो कलर एब्जॉर्ब जो सब्सटेंस कर लेता है, यानी सारा सब्सटेंस एटम से ही बना हुआ है, उस एटम पे जैसे ही व्हाइट लाइट पड़ता है तो क्या होता है कि कुछ जो है उसको, कुछ लाइट को, फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो एब्जॉर्ब कर लेता है वही उसका लाइट हो जाता है। तो इस चीज को बनाया गया, इधर से लाइट दिया गया, इधर से एनर्जी इसको रेडिएशन दिया गया। उस रेडिएशन से जब वो हाइड्रोजन एटम से होके गुजरा तो इस स्क्रीन पे अलग अलग बैंड बने, स्पेक्ट्रम लाइन बने। उसी स्पेक्ट्रम लाइन के बेसिस पे बोर्स ने अपना मॉडल दिया जिसको हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इस स्पेक्ट्रम लाइंस में क्या क्या है, इस स्पेक्ट्रम लाइंस में जो है कि वेवलेंथ होता है। व्हाइट लाइट जो है वो विजुअल वेवलेंथ का है, विजुअल रेंज ऑफ वेवलेंथ है उसमें, और वो सीरीज ऑफ कलर्स हैं। यानी जो आप लोग बोलते हैं ना कि 7 कलर्स होते हैं, जब हम उसको अलग अलग उसमें प्रिज्म के थ्रू, अगर लाइट चैप्टर में आपने 10th में पढ़ा होगा तो प्रिज्म के थ्रू अगर पास कराते हैं
तो क्या होता है कि डिफरेंट 7 कलर्स में वो स्प्रेड होता है, बदल जाता है। तो वो 7 कलर्स क्या है, 7 कलर का अपना अपना वेवलेंथ है, उसका अपना स्पेसिफिक वेवलेंथ है। और वही जब हम उस 7 कलर को किसी स्क्रीन पे जब उतारेंगे तो वही कहलाएगा हमारा लाइन स्पेक्ट्रम। पहले भी हमने बताया था यहाँ पे दो चीज है, एक एब्जॉर्प्शन और एक इमिशन। दो तरह के होते हैं। एब्जॉर्प्शन जहां पे होगा, जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, एनर्जी लिया जाता है, तो वहां पे डार्क स्पेक्ट्रम बनेगा, ठीक है, वहां पे डार्क होगा। जहां पे एनर्जी रिलीज होता है, जहां पे एनर्जी रिलीज होता है वहां पे क्या होगा, आपको लाइट बनेगा, जैसे ब्राइट स्पेक्ट्रम बनेगा। जैसे देखिए सन से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, सन से एनर्जी रिलीज होता है इसलिए वहां पे लाइट दिखता है। बल्ब जो होता है वहां से एनर्जी रिलीज होता है, वहां पे जो है एनर्जी फोटोन बाहर की तरफ रेडिएट होता है, क्वांटम ऑफ एनर्जी जो है वो बाहर की तरफ निकलता है, इसलिए वहां पे ब्राइट बनता है। जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, जो एनर्जी ले लेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, वहां क्या होगा, डार्क स्पेक्ट्रम बनेगा। तो हम लोग इसका क्या यूज कर किए हैं, इसका यूज किए हैं कि सन में डिस्कवर किए हैं कि सन पे आज तक कोई गया नहीं है, लेकिन ये हम लोग को पता है कि सन में हीलियम है। जो हीलियम जो है सन को, वो कैसे डिस्कवर हुआ, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से, और यही एटॉमिक स्पेक्ट्रा थ्योरी के बेसिस पे। ठीक, तो हम लोग अपने टॉपिक पे ही चलते हैं कि बोर्स का मॉडल। बोर्स का मॉडल क्या था, तो जो चीज रदरफोर्ड ने हमें बताया था कि रदरफोर्ड का क्या मॉडल था, रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। सबने ये मान लिया, अब ये एक्सेप्टेड हो गया। रदरफोर्ड मॉडल के बाद सब कोई ये एक्सेप्ट कर हो चुका था, वेल स्टेबलाइज हो चुका था कि सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। अब बस उस इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज है, इस पे अब बाकी का थ्योरी बचा हुआ है। और दूसरा चीज कि उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी है क्या, तो कुछ और जो है, तो दूसरा जो पार्टिकल था उसमें न्यूक्लियॉन्स में, वो था न्यूट्रॉन, उस पर कोई चार्ज नहीं है। उसका डिटर्मिनेशन कैसे होगा, मास डिफरेंस के द्वारा। तो उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल कोई बताइए, रदरफोर्ड मॉडल में क्या क्या था मेन पॉइंट। रदरफोर्ड ने एक चीज आइडेंटिफाई किया था कि जो एटम है वो उसमें 2 स्पेसेस हैं, एक न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट में क्या है, प्रोटॉन। न्यूक्लियर पार्ट में प्रोटॉन है, और न्यूक्लियर पार्ट ही पूरा का पूरा मास है आपका एटम का, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रोटेट कर रहा है। ओम प्रकाश ने बहुत अच्छा बताया कि जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और बाहर जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, अंदर की तरफ खींचा जाता है। लेकिन इसीलिए उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, और इस बैलेंस कंडीशन में वो रोटेट करते रहेगा। जैसा कि हमारा सोलर सिस्टम में होता है, सन के चारों तरफ डिफरेंट जो प्लैनेट हैं, ग्रह है, वो घूमते रहते हैं, तो उनका रोटेशन और उनका जो वो है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए करते हैं, ठीक है। उसी के आप काफी कुछ मिलता है, एटम का मॉडल और सन का जो सोलर सिस्टम का मॉडल, ये काफी मैच करता है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड का वो था कि, लेकिन उसमें खामियां क्या थी, उसमें जो कमियां थी वो थी कि इलेक्ट्रॉन, एटम के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था उन्होंने।
जैसा कि वेव थ्योरी मैक्सवेल के द्वारा दिया गया, उसमें ये चीज बताया गया कि कोई भी एलिमेंट जो है अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, जैसे ये देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इस सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है विथ क्या, चेंज इन वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन से, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये रोटेट कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, यानी इसका डायरेक्शन हर समय चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है यानी v चेंज हो रहा है। तो जब v अगर चेंज होगा, वेलोसिटी अगर चेंज होगा, तो इसका एनर्जी जो होगा क्या होगा, डिक्रीज होगा। एनर्जी जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब एनर्जी डिक्रीज होगा तो ये धीरे धीरे क्या होना चाहिए, यहाँ जो न्यूक्लियस है उस पे आके ये गिर जाना चाहिए, यानी एटम धीरे धीरे खत्म हो जाना चाहिए, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ये चीज जो है होता नहीं है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता है, एटम समाप्त नहीं होता है। तो इस चीज को जो है रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और इस चीज को बोर्स के द्वारा एक्सप्लेन किया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व तो करेगा लेकिन फिक्स्ड ऑर्बिट में, और इस फिक्स ऑर्बिट में क्या होगा कि उसका जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या होगा, खत्म नहीं होगा, उसी एनर्जी से वो रोटेट करते रहेगा। जब तक इस फिक्स्ड ऑर्बिट में वो रोटेट कर रहा है उस पे एनर्जी लॉस नहीं होगा। इस स्टेट से इसको दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए या फिर लोअर ऑर्बिट में आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लेना पड़ेगा या एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। आगे जाने के लिए, हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसको स्पेक्ट्रोस्कोप से जब देखा गया तो वहां पे डार्क स्पेक्ट्रम बना, यानी डार्क बैंड बना। और जब एनर्जी रिलीज किया, लोअर एनर्जी स्टेट में गया, तो वहां पे क्या पाया उसने कि वहां पे आपको ब्राइट स्पेक्ट्रम बना, तो वहां पे एनर्जी रिलीज हुआ। उसी बेसिस पे बोर्स ने अपना मॉडल दिया और उस मॉडल को हम बोलते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो अभी तक जो भी चीज था उसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, और जो आप लोग के पास जो अभी आप स्लाइड देख रहे हैं उस स्लाइड का नोट्स भी आपके पास पहुंच जाएगा इस वीक तक। ठीक है, और इस वीक में इसी चैप्टर से आपका टेस्ट भी होगा। कहां तक, बोर्स एटॉमिक मॉडल तक। बोर्स एटॉमिक मॉडल तक आपका टेस्ट होगा, जिसमें आपका जो ये एटॉमिक तीनों मॉडल हो गया, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर्स और डाल्टन, चार, आइसोटॉप, आइसोटोन, ये सारा चीज, और ये थोड़ा बहुत मैक्सवेल और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का बस केवल थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए, और सैटरडे को इसका एग्जाम होना है। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? तो आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, सी यू, बाय बाय।